हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1 जो कि है डीसी सर्किट्स के अंदर हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी सोर्सेस को, या फिर मैं कहूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस को। तो उन क्लासिफिकेशनों को ही हम थोड़ा ब्रीफली उनके बारे में आज इस वीडियो में और आगे आने वाली 1-2 वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेस की। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंडिपेंडेंट सोर्सेस की और इंडिपेंडेंट सोर्सेस के फर्दर टाइप्स की। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा जानेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कहते किसे हैं, पहले ये मालूम होना चाहिए। तो दीज सोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट। देखो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस उन्हें कहते हैं, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होती हैं जो किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी सर्किट के किसी भी अदर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी रेजिस्टेंस पर, किसी भी वोल्टेज सोर्स पर, किसी भी करंट सोर्स पर डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर दो सोर्सेस विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर पैरामीटर। किसी भी अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट पर वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सोर्सेस के अंदर सबसे पहली जो सोर्स आती है वो आपकी आती है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसके अंदर एक सोर्स और आती है जो कि हमने क्लासिफिकेशन में देखी थी, और वो सोर्स है आपकी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दोनों की बात हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो ध्यान दें और ढंग से समझें। नाउ, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, आपको ये क्लियर हुआ कि इंडिपेंडेंट सोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ध्यान दें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं। देखो, इट कंसिस्ट किसे कहते हैं, या फिर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होती क्या है, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, जरा समझें। इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स वोल्टेज। ये जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, ये कंसिस्ट करता है एक सोर्स वोल्टेज को। मतलब इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर आपका एक सोर्स वोल्टेज होगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो कहीं भी देखो क्या होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जरा इस बात को समझें। कहीं भी सर्किट के अंदर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिखे, और जो वोल्टेज सोर्स दिखे वो आपका जुड़ा हो एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्या होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या फिर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स उसे कहते हैं जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स हो और वो जुड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में। मैं कहूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ सोर्स वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। कहीं भी आपको सोर्स वोल्टेज दिखे और वो जुड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, तो वो कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपको एक दिखाया है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का डायग्राम। तो ज़रा ध्यान दें। देखो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज सोर्स है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर VS, ये वोल्टेज सोर्स है। प्लस माइनस से हम इसे रिप्रेजेंट करते थे, ये मैंने आपको बताया था सबसे पहली वीडियो में, आई थिंक। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है। तो आपका ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और प्लस ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस R इंटरनल के साथ जुड़ा हुआ है, और वो भी कैसे, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होता है जिसके अंदर वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से सीरीज में। ठीक है, नाउ अब जरा बात को समझें। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर भी दो केस आते हैं। पहला आता है आइडियल केस, दूसरा आता है प्रैक्टिकल केस। देखो दो कंडीशनें बनती हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर भी। ठीक है, दो प्रकार का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखा जाता है। एक होता है प्रैक्टिकल से मतलब ये है कि जो हम डेली लाइफ में या फिर हम जो एक्चुअल में देखा जाता है। एक होता है आइडियल क्या होता है, ये होता कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, ये हमारी जो रियल लाइफ है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम एक पर्टिकुलर केस बना के इसे पढ़ लेते हैं बस। ठीक है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, तो ये बात याद रखें। तो आइडियल केस क्या है, ये मिलता नहीं है, बस हम स्टडी के लिए इसे पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल केस जो हमें नॉर्मली मिलता है या फिर हम जिससे डील करेंगे। ठीक है, इस बात को ज़रा समझें। तो दो केस हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, दो केस आते हैं। एक आता है आपका आइडियल केस और दूसरा आता है प्रैक्टिकल केस। देखो आइडियल केस किसे कहेंगे और प्रैक्टिकल केस किसे कहेंगे, अब जरा बात इसको समझें। देखो इन आइडियल केस R इंटरनल इक्वल्स
टू 0। मैंने लिखा हुआ है कि आइडियल केस के अंदर जो आर इंटरनल होता है वो 0 होता है। ये कहा जाता है और ये माना जाता है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर जो आइडियल केस होता है, उस आइडियल केस के अंदर जो हमारा आर इंटरनल होता है ना, आर इंटरनल जो इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है वोल्टेज सोर्स के साथ, जो आर इंटरनल है उसकी जो वैल्यू है आइडियल केस के अंदर, आइडियल केस के अंदर, आई रिपीट, आइडियल केस के अंदर, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये आपका आइडियल केस है। एक्चुअल में आइडियल केस होता नहीं है, बस स्टडी के लिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ अब अगर आर इंटरनल 0 होगा, आर इंटरनल 0, आर इंटरनल 0 का मतलब आर इंटरनल की वैल्यू 0, यानी कि आर इंटरनल लगा ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई भी डिवाइस लगा हुआ है और उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो इट मीन्स यही तो है कि वो डिवाइस लगा ही नहीं है। भाई आर इंटरनल है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, यानी इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। इफेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब आर इंटरनल का होना या ना होना बराबर है। तो मैंने इसी सर्किट, जो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसी को आइडियल केस के लिए यहाँ बना दिया। आप देख सकते हैं ये आइडियल केस का डायग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, वोल्टेज सोर्स तो है लेकिन आर इंटरनल नहीं है। क्यों? क्योंकि आर इंटरनल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, ये आपका बना दिया है क्या, एक आइडियल केस का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब जैसा कि ये प्लस है ये माइनस है, जैसा कि ये भी प्लस है ये माइनस है, तो ये वाली जो साइड है वो प्लस हो जाती है, ये वाली साइड माइनस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ज़रा समझें। दूसरी बात ये है कि इस आइडियल केस के अंदर, मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ अभी, इस आइडियल केस के अंदर क्या होता है, अब आर इंटरनल तो हो गया 0, जरा बात को समझें, आर इंटरनल तो हो गया 0। अब आर इंटरनल हो गया 0 मतलब जो यहाँ से जितने भी वोल्टेज निकलेंगे, अब उन्हें कंज्यूम करने वाला या फिर मैं कहूँ लेने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब वो कोई एलिमेंट नहीं है तो वो पूरे के पूरे जो वोल्टेज सोर्स निकालेगा, जितने भी वोल्टेज, वो सारे के सारे हमें क्या है, आउटपुट में मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आइडियल केस के अंदर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज जनरेट करता है या आपका प्रोड्यूस करता है, वो आपको आउटपुट में मिल जाते हैं आइडियल केस के अंदर। क्योंकि आइडियल केस के अंदर आर इंटरनल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ प्रैक्टिकल केस की, तो प्रैक्टिकल केस के अंदर क्या होता है, आर इंटरनल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है और एक्चुअल में होती भी नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना आइडियल केस होता कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसे अपनी स्टडी के लिए बस पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़रा बात को समझें। प्रैक्टिकल केस के अंदर हमारा आर इंटरनल की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अब कैसी बात है, आर इंटरनल की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ से कुछ वोल्टेज निकलेंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ से निकलेंगे, तो कुछ वोल्टेज ये भी कंज्यूम करेगा या फिर मैं कहूँ ले लेगा। ठीक है, अब कुछ वोल्टेज ये भी ले लेगा, तो यानी कि जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेंगे वो वोल्टेज उतने नहीं मिलेंगे जितने हमें अब प्रोड्यूस हुए थे, जितने वोल्टेज सोर्स ने दिए थे, जो जनरेट करे थे, प्रोड्यूस किए थे जो वोल्टेज, वो हमें आउटपुट में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, आप समझ गए होंगे क्यों। क्योंकि आर इंटरनल की वैल्यू प्रैक्टिकल केस में 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो ये भी कुछ ना कुछ आपका क्या है, वोल्टेज को लेगा। वोल्टेज को लेगा तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाले हैं, वो जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कभी भी जो प्रोड्यूस हुए थे वोल्टेज उसके बराबर नहीं होती है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है आपके आइडियल केस में। आइडियल केस के अंदर जो वोल्टेज सोर्स ने जितने भी वोल्टेज प्रोड्यूस करे थे उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है आउटपुट वोल्टेज के। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, नाउ आप समझ में आ गया होगा कि आइडियल केस के अंदर आर इंटरनल की वैल्यू 0 होती है और प्रैक्टिकल केस के अंदर आर इंटरनल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको अभी बताया कि आइडियल केस में आर इंटरनल की वैल्यू होती है आपकी 0 और प्रैक्टिकल केस की अगर मैं वहीं पर बात करूं तो आर इंटरनल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। नाउ अब गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर आइडियल केस था, इसका मैंने आपको आर इंटरनल की वैल्यू 0 हुई। अब 0 हुई तो यहाँ पर 0 हुई, इसका मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई, मतलब रेसिस्टेंस का होना या ना होना बराबर हो गया। तो मैंने उसे हटा के आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाया। ऐसे ही मैंने आपको प्रैक्टिकल केस के बारे में बताया, अब मैं आपको उसका भी सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें इस बात को। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपका एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम है प्रैक्टिकल केस के लिए। मैं रिपीट कर दूँ, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स
के अंदर ये सर्किट डायग्राम है प्रैक्टिकल केस के लिए। अब जरा ध्यान दें, प्रैक्टिकल केस में हमने अभी पढ़ा कि आर इंटरनल की वैल्यू 0 नहीं होती है, मतलब आर इंटरनल की इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये रहा आपका वोल्टेज सोर्स, ये रहा आर इंटरनल। अब तैसी बात है, ये वोल्टेज सोर्स कुछ वोल्टेज देगा, कुछ करंट देगा, ठीक है, जो यहाँ तक तो जाएगा, वोल्टेज सोर्स से यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन यहाँ तक जब जाएगा तो ये जो वोल्टेज सोर्स से जितने भी वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो आउटपुट में हमें उतने नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसका भी मैंने आपको रीज़न भी बताया, क्योंकि यहाँ पर आर इंटरनल है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो ये आपका क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, वोल्टेज को कंज्यूम कर लेगा, या फिर मैं कहूँ ले लेगा, जिससे क्या है आपके जो आउटपुट वोल्टेज हैं और जितने वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे वो दोनों इक्वल ना होकर अनइक्वल हो जाते हैं प्रैक्टिकल केस के अंदर। अब जरा बात को समझें, मान के चलो ये वोल्टेज सोर्स है और इस सर्किट के अंदर, या फिर मैं ये कहूँ कि इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर इस वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, जिसको मैंने नाम दिया आई, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, करंट फ्लो हो रहा है आई। अब ये करंट फ्लो हो रहा है आई, अब ये करंट जो है आई वो आर इंटरनल में जाएगा। जरा बात को समझा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको आइडियल केस के अंदर बताया कि आर इंटरनल की वैल्यू 0 होती है, तो आर इंटरनल को मैंने हटा दिया, ये आपका एक सर्किट डायग्राम बना। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर कोई भी अदर आपका एलिमेंट नहीं था, तो जितने भी वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वही हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलने होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस होगा उतना ही हमें यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। नाउ ऐसे ही अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल केस की बात करूं, तो यहाँ पर आर इंटरनल की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो हमें वोल्टेज सोर्स उतने नहीं मिलेंगे जितने प्रोड्यूस हुए थे, तो हमें कितने मिलेंगे, ठीक है, वो उसकी हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, ये आपका फिगर है, इस फिगर के अंदर ये आपका वोल्टेज सोर्स है और मैंने मान लिया है कि इस सर्किट के अंदर आपका क्या है, एक आई करंट फ्लो हो रहा है। अब तैसी बात है, ये आई जो करंट है वो आर इंटरनल में जाएगा, करंट कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट क्या है, आर इंटरनल में जाएगा। अब आर इंटरनल में जाएगा, करंट भी आ गया, आर इंटरनल भी है, इसका मतलब ये है ये कुछ ना कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। भाई ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि आर रेसिस्टेंस में जब भी करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम होते हैं, V=IR, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो करंट है, आर इंटरनल है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज कंज्यूम होंगे। तो देखो जितने वोल्टेज सोर्स थे उतने वोल्टेज ना मिलकर हमें कुछ वोल्टेज कम मिलेंगे। वो कम कितने मिलेंगे, कम इसलिए मिलेंगे क्योंकि आर इंटरनल ने कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लिया। अब आर इंटरनल ने वोल्टेज कंज्यूम कितने करे होंगे, तो देखो ज़रा बात समझने वाली है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ आर इंटरनल ने वोल्टेज कितने कंज्यूम करे होंगे, तो देखो आर इंटरनल के वोल्टेज में जो निकालने हैं, करंट कितना जा रहा है आर इंटरनल में, यहाँ मैं लिख दूँ करंट, तो करंट यहाँ पर जा रहा है, करंट आपका मैंने बताया आपको इस सर्किट के अंदर करंट आपका फ्लो हो रहा है आई, तो करंट जा रहा है आई। रेसिस्टेंस है आपका कितना, रेसिस्टेंस है आपका आर इंटरनल, ये भी हमें गिवन है, आर इंटरनल आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं कहूँ वोल्टेज कितने खर्च होंगे, तो वोल्टेज कितने खर्च होंगे, आई और आर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ओम्स लॉ लगा देंगे तो आई इंटू आर इंटरनल, तो इतना वोल्टेज हमारा क्या है, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो फाइनल में हमें वोल्टेज मिलने वाले हैं, जो वोल्टेज फाइनल में मिलेंगे वो वोल्टेज कितना कम होंगे, इतना कम होंगे, क्योंकि ये वोल्टेज कंज्यूम कर लिया इस आर इंटरनल ने। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स जो जितने वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं ये वाले वोल्टेज, तो वो बराबर हो जाएंगे फाइनल वोल्टेज के, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के। या फिर मैं दूसरा केस ये कहूँ कि आउटपुट वोल्टेज जो है उसमें मैं इतने वोल्टेज जोड़ दूं जो कंज्यूम कर रहा है ये वाले वोल्टेज आर इंटरनल, तो वो बराबर हो जाएंगे जितने वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे। तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, सिंपल इक्वेशन है। मैं एक बार जल्दी से और रिपीट करूँगा कि वोल्टेज सोर्स जितने भी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट में हमें बराबर नहीं मिलते हैं, जितने प्रोड्यूस हुए थे उतने नहीं मिलते हैं प्रैक्टिकल केस के अंदर। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि आर इंटरनल की वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 नहीं होती है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज वो भी कंज्यूम कर लेता है, जिससे हमारी जो वोल्टेज कंज्यूम हो जाती हैं कुछ ना कुछ, तो वैल्यू गिर जाती है और आउटपुट में हमें रिजल्ट जो मिलता है वो कम मिलता है जितना प्रोड्यूस हुआ था उससे। अब कितना कम मिलेगा, उतना ही कम मिलेगा जितना कि इसने यूज़ कर लिए हैं वोल्टेज। तो जितने वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे, अगर मैं उसमें से इस वोल्टेज को घटा दूँ
तो हमें पता पड़ जाएगा कितने वोल्टेज मिलेंगे, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारे V क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। ये VS क्या है, जितने वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे, माइनस IRN। भाई IRN क्या है, वोल्टेज हैं किसके द्वारा जो लिए जा रहे हैं, R इंटरनल के द्वारा। तो फाइनल वोल्टेज हमें क्या मिले, V। तो देखो वही है प्लस माइनस, ये आपका प्लस ये आपका माइनस, तो यहाँ पर ये वाली साइड प्लस हो जाएगी, ये वाली साइड माइनस, और फाइनल में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज V। आउटपुट वोल्टेज मैंने V लिए हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है V। बस यही वाली बात मैं यहाँ पर बताना आपको चाह रहा था, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जरा बात को समझें। अब मैं आपको इस जो अभी तक की जो वीडियो है, इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। अब हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ग्राफ की, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए हैं। ये ग्राफ हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के लिए, एक है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर आइडियल केस और एक है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर प्रैक्टिकल केस। मैं दोबारा बता दूँ, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और आपके PUT में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का प्रैक्टिकल केस के लिए और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का आपका आइडियल केस के लिए। तो वो दोनों मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। अब ज़रा बात को ध्यान दें और ढंग से समझें। देखो प्रैक्टिकल केस की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने ग्राफ खींचा है वोल्टेज सोर्स जितने वोल्टेज दे रहा है और किसके बीच में, करंट के बीच में। तो तैसी बात ये है कि इसके अंदर R इंटरनल नहीं होता, R इंटरनल 0 होता है। तो इसमें जितने भी आपका क्या कहते हैं जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, उतने के उतने ही रहते हैं आउटपुट में भी। कहने का मतलब यही है कि जितने वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे उतने ही हमें आउटपुट में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि R इंटरनल है ही नहीं, कोई अदर एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर दिखाई है कि प्रैक्टिकल केस का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर मैं ग्राफ खींचूँ वोल्टेज सोर्स और करंट के बीच में, तो जो वोल्टेज सोर्स है ना वो कांस्टेंट है। आपको नज़र आ रहा है ये लाइन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। कांस्टेंट क्यों है, कांस्टेंट इसीलिए है क्योंकि कोई अदर एलिमेंट नहीं है जो कि वोल्टेज को कम करे या फिर कुछ ले पाए, ठीक है। तो जितने वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं उतने हमें मिलते हैं। कहने का मतलब जितने प्रोड्यूस हुए और जितने आउटपुट में मिले वो सबके सब सेम रहते हैं, सेम वोल्टेज की वैल्यू रहती है। कहने का मतलब कांस्टेंट रहती है। तो वही आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि जो वोल्टेज सोर्स जितने भी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, सेम है, वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान दें, वहीं पर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल केस के लिए, तो प्रैक्टिकल केस के लिए देखो सबसे पहले मैं बात बता दूं, प्रैक्टिकल केस में मैंने क्या है वोल्टेज सोर्स का और करंट का ही ग्राफ खींचा है। इसके अंदर देखो आपको पता है कि R इंटरनल की वैल्यू जो है वो कभी 0 नहीं होती है। अब R इंटरनल की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि R इंटरनल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब R इंटरनल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इट मीन्स वो कुछ ना कुछ वोल्टेज भी लेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज लेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो उतने नहीं मिलेंगे जितने प्रोड्यूस हुए थे। तो कहने का मतलब यही है, ये मैंने एक लाइन दिखाई है आपको यहाँ पर डॉटेड से, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आइडियल केस को, कि आइडियल केस कुछ ऐसा होता है। आइडियल केस में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स उतने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उतने हमें फाइनल में मिल जाते हैं, आउटपुट में मिल जाते हैं। यानी बिल्कुल जो कर्व बनता है वो कांस्टेंट बनता है, एक जैसा रहता है। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल केस के अंदर हमारा R इंटरनल प्रेजेंट होता है, पिक्चर में होता है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलते हैं उसकी जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होती है जितने वोल्टेज प्रोड्यूस हुए थे। कहने का मतलब जो वोल्टेज सोर्स ने जितने वोल्टेज प्रोड्यूस करे हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। कांस्टेंट का मतलब वो उतने नहीं मिलेगा जितना प्रोड्यूस हुआ है, कुछ ना कुछ कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो सीधा या फिर मैं कहूँ स्ट्रेट बनने की बजाय थोड़ा सा डाउन बना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है, जो कि आप इस डायग्राम की हेल्प से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा क्यों ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है आइडियल केस से
क्योंकि यहाँ पर आर इंटरनल पिक्चर में है, या फिर मैं कहूँ आर इंटरनल है जो कि वोल्टेज को कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है या ले लेता है, ठीक है, जिससे हमारे जो वोल्टेज सोर्स जितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था उतने हमें आउटपुट में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट रही है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो आशा करता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फॉर आइडियल केस एंड फॉर प्रैक्टिकल केस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स का जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।